हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैन की मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों चल रही होगी आगामी परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता की परीक्षाएं दोस्तों अभी फिलहाल चल रही हैं। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित का दोस्तों एग्जाम हो चुका है। ये पेपर दोस्तों आपका 5 जुलाई को हुआ था। इस पेपर को दोस्तों उस दौरान पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह का पेपर आया था। इसमें 2 पेपर थे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 150 प्रश्न थे जिनके 150 मार्क्स थे, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप था। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। दोस्तों 3 घंटे का समय मिला था। वैसे ही सेकंड पेपर भी था जिसमें 150 प्रश्न थे, 150 मार्क्स का पेपर था। 3 घंटे का दोस्तों समय मिला था। एक ही दिन में दोस्तों 2 शिफ्ट में ये पेपर हुए थे। ये पेपर मैंने आपको दिखाया था। पहला पेपर दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का था। सेकेंड पेपर आपका थोड़ा सा मॉडरेट से हाई लेवल का दोस्तों था। उस समय पर मैंने आपको बताया था कि इसका जो आंसर की है वो मैं बाद में लेकर आऊँगा। उस समय पर मैंने दोस्तों आपको वैसे ही टिक टिक वाली आंसर की दिखाई थी, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन नहीं करवाया था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए जल्दी डिटेल सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। थोड़ा सा देरी होगी क्योंकि दोस्तों मैं अभी इस समय पर अपने कार्यस्थल पर नहीं हूँ, जिस कारण से देरी हो रही है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे लगातार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग LT बैच एंड लेक्चरर पॉलिटेक्निक लेक्चरर बैच। तो दोस्तों मैं अभी आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी मैं दोस्तों अपने कार्यस्थल से दूर हूँ, जिस कारण से मैं भी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। तो अभी दोस्तों मैं फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास ही यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। तो लेक्चरर मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर का दोस्तों आज हम आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये आगामी एग्ज़ाम में दोस्तों आपको मदद करेगा। इसके अलावा अभी आंसर की नहीं आई है, ऑब्जेक्शंस आपसे मांगे जाएंगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं उन पर ऑब्जेक्शन लगाना है, कैसे लगाना है। ये आपको दोस्तों मैं आज डिटेल में बताऊंगा। पहला पेपर हम करवाएंगे, इसके 2 से 3 पार्ट होंगे। फिर आपका सेकंड पेपर करवाएंगे, उसके भी 2 से 3 पार्ट होंगे। जितने प्रश्न हो सके उतने मैं एक सेशन में दोस्तों लूँगा। तो आज स्टार्ट करेंगे लेक्चरर मैथमेटिक्स एग्जाम का फर्स्ट पेपर, इसका पहला पार्ट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड प्रवक्ता गणित 2026 का पहला पेपर। इसमें कुल मिला के 150 दोस्तों क्वेश्चन थे और सभी प्रश्न 1 मार्क्स के थे। नेगेटिव मार्किंग भी थी, -0.25 दोस्तों इसमें कट जाते हैं अगर आप गलत करते हैं तो देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए क्या है। आपको कॉनिक सेक्शन का ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2D का दोस्तों क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है और आपको उसकी सेंट्रिसिटी से मैच करना है। बहुत आसान सा था। अगर आप पहले वाले को देखेंगे तो दोस्तों ये क्या है, सर्किल की इक्वेशन x² + y² = 9, तो इसकी सेंट्रिसिटी 0 होती है। दूसरे की बात करें तो दोस्तों ये आपका क्या है, ये एलिप्स है जिसकी सेंट्रिसिटी <1 होती है, 0 से लेके 1 तक। ये पैराबोला, इसकी सेंट्रिसिटी 1 होती है। ये आपका दोस्तों आपका क्या है, एक हाइपरबोला जिसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है, <1 होती है। तो बहुत आसानी से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये एक पैराबोला है, इसकी सेंट्रिसिटी 1 होती है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता, सी वाला आप टिक कर देते। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन से पास होता है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन, जो कि इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर है। इसको करने की दोस्तों 2 मेथड है। एक तो ये है कि पहले आप स्ट्रेट लाइन L1, स्ट्रेट लाइन L2, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोस्तों निकालो, लाइक x1 y1, मतलब सिंपली इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसी स्ट्रेट लाइन निकालेंगे जिसका स्लोप इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर इसका स्लोप मान लेते हैं m बराबर है 6/7, तो उस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में 7/6। ओके, एंड देन उसके बाद आपको पता है कि भैया ये पॉइंट आपको मिल गए, देन फॉर्मूला लगाएंगे y - y1 बराबर हो जाएगा m1 x - x1। तो ये फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे। लेकिन मैं दूसरी टेक्निक यहाँ पर लगाऊंगा कि लेट मैं L1 + लैम्डा L2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि पास होगी थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स। और होगा क्या कि मैं इसका स्लोप निकालूंगा और इसका स्लोप निकालूंगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो मैं देखिए किस तरह से इसको करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x - 3y + 4 प्लस हो जाएगा लेमडा, यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4y - 5 = 0। सबसे पहले मैं x को यहाँ पर रखूंगा तो हो जाएगा 2 + 3 लेमडा, यहाँ पर y हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लेमडा - 3 प्लस दिस विल बी 4 - 5 लेमडा
इक्वल्स टू 0। ये दोस्तों हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि इंटरसेक्शन से पास होती है L1 और L2 के। हमें मुझे लैम्डा की वैल्यू को निकालना है। अब हम जानते हैं कि इसका जो स्लोप है दोस्तों वो कितना है, वो है 6/7 और इसका स्लोप दोस्तों मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा, जैसे इसको m1 मान लेता हूँ, इसको m2 मान लेता हूँ, तो इसका स्लोप दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 + 3 लैम्डा यहाँ पर से डिवाइडेड बाई 4 लैम्डा माइनस 3 और आगे से आ जाएगा माइनस। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 6/7 इंटू 2 + 3 लैम्डा बट्टे 4 लैम्डा माइनस 3 शुड बी इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस काट लेते हैं, डायरेक्टली दोस्तों कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 बराबर हो जाएगा 7 चक्को 28, 7 तियाँ 21। तो यहाँ से दोस्तों इसको ले लेंगे तो 10 लैम्डा बराबर हो जाएगा 33, यानी कि लैम्डा बराबर हो जाएगा 33/10। अभी जो लैम्डा की वैल्यू आई है इसको दोस्तों आपने यहाँ रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो x ये हो जाएगा 2 + ये हो गया 99 डिवाइडेड बाई 10 ओके प्लस y इंटू इस तरह से 132 डिवाइडेड बाई 10 -3 प्लस 4 -5 इंटू यहाँ पर से अगेन 33/10। ठीक है, यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 20 + 99 यानी कि 119x, ऐसे ही दोस्तों इसमें से 30 माइनस करेंगे तो 102y बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 125। तो ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आंसर दोस्तों निकल के आ जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड करता है फोकाई ऑफ एलिप्स, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ द सेंट्रिसिटी इज 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एलिप्स है, एलिप्स यानी कि x² प्लस y² बराबर 1 है। तो ये दोस्तों आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की। इसका फोकाई दोस्तों कहाँ पर होता है, ±AE, 0 पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक हाइपरबोला है उसका फोकस भी यहीं पर लाई करता है। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a² 16 है, b² आपका 9 है, यानी कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू दोस्तों 3 है। इसेंट्रिसिटी दोस्तों अगर मैं निकालूं यहाँ से तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों एलिप्स के लिए, ये हो जाएगा √ में 1 - b² अपॉन a², यानी कि ये हो जाएगा √7 डिवाइडेड बाई 4। अब दोस्तों आपको AE निकालना है, यानी कि 4 गुणा √7/4 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी √7। सो दिस इज +/- √7, 0। अब ये कह रहा है कि एक हाइपरबोला जिसकी सेंट्रिसिटी 2 है, मान लेते हैं उसकी सेंट्रिसिटी को E' मान लेते हैं 2 है, और मान लेते हैं उसकी इक्वेशन है x² माइनस y² बराबर 1। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। तो इसका जो फोकस होगा दोस्तों वो होगा AE' ओके, और ये इसके बराबर होगा, यानी कि जो AE' है वो आपका √7 के बराबर है। अब E' की वैल्यू तो दोस्तों आपकी 2 है, तो यानी कि A की वैल्यू है √7/2। अब A की वैल्यू मिल गई और आपको B की वैल्यू को दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो B की वैल्यू को दोस्तों हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो B की वैल्यू को दोस्तों हम जानते हैं कि E' का स्क्वायर बराबर होता है 1 + b² अपॉन a²। दिस इज फॉर द हाइपरबोला। ठीक है, तो E² का मतलब हो गया 4 बराबर हो गया 1 प्लस b² अपॉन a² की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी है, वो है 7/4, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी 3 हो गया, तो 7 × 21/4। अब आपको a भी मिल गया, b भी मिल गया, आपने यहाँ इसको रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि x² अपॉन a² का मतलब हो गया 7/4 माइनस में y², ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और 21 बराबर 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर से जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। दोस्तों ये है x + 3y बराबर 0। यहाँ पर दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला निकालनी है जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक हाइपरबोला इस तरह की फॉर्म में है y² अपॉन b² माइनस 1, तो इस पे कोई लाइन y बराबर mx + c टेंजेंट है,
तो इस केस में जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, यानी कि जो सी की वैल्यू होती है वो बेसिकली होती है प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्लोप निकालना है। हमें पता है कि ये जो लाइन है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी कि x प्लस 3y बराबर 0 का जो स्लोप है वो है -1/3। तो हमारी जो लाइन है जो हमें चाहिए उसका स्लोप कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, और बस आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को निकालना है। यहाँ से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, 6 से डिवाइड कर दें, 2 3 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपको मिल गया, बस यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3 m का स्क्वायर 9 माइनस में b का स्क्वायर दैट इज 2। तो 9 × 27, 27 में से 2 गया 25, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ऐसे आपने इसको निकालना था। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला जिसकी फोकाई है 0, ±6 पे और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम अगर 10 है। तो देख ही सकते हैं कि दोस्तों y एक्सिस पर दोस्तों आपका हाइपरबोला है, तो इस तरह की फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कंजुगेट हाइपरबोला है, तो यहाँ पर इसका दोस्तों जो फोकाई है, फोकाई की जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, ±BE के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो BE है उसकी वैल्यू दोस्तों आपको 6 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम जैसे इस हाइपरबोला की इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन होती है x² / a² माइनस में प्लस y² / b² बराबर 1। दिस इज द इक्वेशन। आपने बस इस इक्वेशन का यूज करना है। ओके, बाकी आपको जो लेटेस्ट रेक्टम है, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू होती है L बराबर होती है 2a² / b। ठीक है, इस केस में तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ से हो जाएगा a² / b, यानी कि a² की वैल्यू हो जाएगी 5b। ये आपको यहाँ पर से गिवन है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसेंट्रिसिटी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि e का जो स्क्वायर होता है ये होता है 1 प्लस, इस केस में दोस्तों हो जाएगा a² / b²। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला है। ठीक है, वरना 1 + b² / a² होता। तो यहाँ से दोस्तों इसको इधर लेंगे तो be का स्क्वायर बराबर हो जाएगा b² + a²। नाउ BE मतलब हो गया 6 का स्क्वायर दैट इज 36। नाउ b² तो ऐसे ही रहने दीजिए, a² का मतलब हो गया आपका 5b। तो दोस्तों ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी b² + 5b - 36 = 0। अब इसके दो रूट आएंगे, एक तो आएगा 9 और दूसरा आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो b की वैल्यू आती है -9 एंड 4। -9 तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि b दोस्तों आपकी लेंथ है, तो लेंथ तो नेगेटिव होगी नहीं, तो b की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर b की वैल्यू 4 है तो यहाँ से a² की वैल्यू दोस्तों आपकी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू 4 यानी कि b² कितना हो गया आपका 16 हो गया। बस आपने क्या करना है, अब इसको यहाँ रख देना है। यहाँ पर जब रखेंगे तो y² / b² यानी कि 16 - x² / 20 = 1। So this is the required equation. Hence option number A दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द इलिप्स आपने फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में भी करवा सकता हूँ, बट हमारा जो मेन मोटिव है वो आपको डिटेल में सॉल्यूशंस दोस्तों आपको करवाना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों x² / a² प्लस y² / b² बराबर है 1। तो क्लियर है कि दोस्तों यहाँ पर से a² की वैल्यू है 25, b की वैल्यू है 9। तो यहाँ पर a b से बड़ा है, तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस वो होती है ट्वाइस ऑफ a, तो वो हो जाएगा 10। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। इसके बाद इसेंट्रिसिटी दोस्तों निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी होती है 1 - b² / a² का स्क्वायर रूट, यानी कि 1 माइनस में b² यानी कि 9 बाई b² की वैल्यू 9 है, तो 9/25 यानी कि दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 4/5। तो ये भी दोस्तों आपका करेक्ट है। अब इसेंट्रिसिटी फोकस की मैं बात करूँ तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ट्वाइस ऑफ ए होती है, यानी कि 10 × 4/5। ठीक है, तो 5 दूनी 10 यानी कि दोस्तों 8 आ जाएगा। तो ये भी दोस्तों करेक्ट है। बट कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई 0, ±4 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोस्तों आपकी हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो इस केस में एक्स एक्सिस पर इसका फोकस दोस्तों लाई करेगा। ये तो वाई एक्सिस पे कह रहा है, तो वाई एक्सिस पे तो पॉसिबल नहीं है।
अदरवाइज फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, AE, 0। तो AE का मतलब हो गया +-4, 0। ये होने चाहिए थे फोकस के कोऑर्डिनेट, बट ये नहीं है, ये वाले होने चाहिए थे, ये नहीं है। तो इसका मतलब ये 3 आपके करेक्ट हैं। तो सी वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइन आपको बतानी है, ये दी हुई है और आपको 2 स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से दोस्तों डिस्टेंस कैसे निकालते थे, मैंने आपको कई बार ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो 4x - 3y + 12 बराबर हो गया 0। सो इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पे 0 रख देंगे, y की जगह पे रख देंगे 12 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 12 बाय दोस्तों 5 हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि 4 × 3 - 3 × 4 + 12 बराबर 0 आता है। तो ये 0 तो नहीं आता है, ये तो कट गया, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो दिस पॉइंट ये लाइन नहीं करता है। आपको बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है दोस्तों, आपका जो बी वाला वो करेक्ट नहीं है, पहला वाला तो करेक्ट है। आपको आंसर देना है कि कौन सा वाला करेक्ट नहीं है। तो बी वाला जो आपका है स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जो कि आपके 2 पॉइंट से पास होता है एंड हैज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस। देखिए दोस्तों अगर आपके पास 2 पॉइंट अगर आपको दिए हुए हैं 0,3 एंड 3,0, ठीक है, तो इससे गुजरने वाला दोस्तों जो सर्किल है, अगर उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस चाहते हैं तो इन दोनों को मिलाने वाली दोस्तों जो कॉर्ड है, इट शुड बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ओके, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये कॉर्ड डायमीटर नहीं है तो फिर इनसे गुजरने वाला जो सर्किल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, इस सर्किल से बड़ी होगी। तो होना क्या चाहिए कि 0,3 और 30 को मिलाने वाली जो कॉर्ड होगी, इट शुड बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दोस्तों दिए हुए हैं लाइक x1 y1 और x2 y2, तो फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, आपको सिंपली ऐसे कर देना था। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा x - 0 x - 3 y - 0 y - 3 बराबर 0, यानी कि हो गया x² + y² - 3x - 3y बराबर 0। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते थे। ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाता। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ फिलिप्स। क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a² है 4, b² की वैल्यू है 25, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो a है वो b से लेस है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोस्तों आपकी क्या है, एक वर्टिकल एलिप्स है। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है वो 2a² b होता है, यानी कि 2 × 4/5, यानी कि 8/5 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द पैराबोला। अब देखिए दोस्तों ये जो पैराबोला है ये बेसिकली इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, शिफ्ट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y² 4x, इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले इसके वर्टेक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स -1,2 पे है, बिल्कुल, क्योंकि वर्टेक्स के लिए x + 1 बराबर 0, y - 2 बराबर 0, यानी कि -1,2 पे है। तो ये तो करेक्ट है। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अब दोस्तों ये आपका जो पैराबोला है ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो x बराबर a पर लाई करता है। ठीक है, a पर लाई करता है। क्लियर है कि यहाँ पर से जो a है, a की वैल्यू कंपेयर करते हैं y² 4ax से, तो a की वैल्यू दोस्तों 1 आती है, यानी कि x बराबर 1 पे इसका डायरेक्ट x होना चाहिए। और x की वैल्यू दोस्तों आपकी यहाँ पर से सॉरी x बराबर -a पर, ठीक है, -a, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। तो x बराबर -1, यानी कि x + 1 बराबर -1, तो x बराबर -2 पे डायरेक्ट x लाई करेगा। तो ये भी करेक्ट है। पैराबोला ओरिजिन से पास होता है, यहाँ पर आप 0 रखे, क्या दोनों बराबर आते हैं, तो -2 का स्क्वायर बराबर 4 है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ओरिजिन से भी पास होता है। अभी कह रहा है कि डज नॉट पास द ओरिजिन, ये गलत है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो डी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x और y आपके 2 सेट हैं, आपको दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y का डैश, देन इसको वैल्यू को निकालना है। सिंपली दोस्तों आपका ये डी मॉर्गन लॉ पर बेस्ड था। इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना था। डी मॉर्गन लॉ से दोस्तों हो जाएगा x डैश यूनियन y डैश। इसके बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट लगा देंगे तो हो जाएगा x इंटरसेक्शन x डैश यूनियन x इंटरसेक्शन y डैश। वी नो दैट कि इसका होते ही वैल्यू 5,
क्योंकि x और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, इसका यूनियन करेंगे x इंटरसेक्शन y डैश से, तो फिर आपका x इंटरसेक्शन y डैश ही आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लाइन है जिसमें a नॉट 0 है, b नॉट 0 है, ये टेंजेंट है पैराबोला पे। देन आपको दोस्तों यहाँ पर कंडीशन को चेक करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर मान लेते हैं y बराबर mx प्लस सी एक लाइन है जो कि किसी पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax पे टेंजेंट है, तो इस कंडीशन में c बराबर a अपॉन m के बराबर होता है। ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो पहले आप इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस में a अपॉन बी एक्स माइनस में c अपॉन बी। तो यहाँ से जो c है अगर आप कंपेयर करेंगे तो c कितना है दोस्तों, माइनस सी अपॉन बी है, माइनस सी अपॉन बी। ओके, अब इसके बाद बात करें a की, तो 4a बराबर कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर x है ओनली, तो a की वैल्यू 1/4 है। ओके, और बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप को कंपेयर करते हैं तो ये आता है माइनस में a अपॉन बी, तो ये कटेगा, तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, दिस इज द कंडीशन दैट द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर x। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। आपको इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है दोस्तों। सबसे पहले आप इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस 4y है, इसमें प्लस 4 ऐड करेंगे और बाकी को इधर लिए माइनस 4x माइनस 2 प्लस 4 कर देते हैं, 4 से 4 कट जाएगा। दिस विल बी y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 4x, दिस विल बी प्लस 2, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, इट विल बिकम x माइनस 1/2। ठीक है, y प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो क्लियरली दोस्तों इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर माइनस 4x। ओके, तो ये कैसा पैराबोला है दोस्तों, ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो कहाँ पर होता है, x बराबर a पर होता है, क्योंकि राइट साइड पे इसका दोस्तों क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी है, वो x माइनस 1/2 है। और अगर मैं a की बात करूँ तो कंपेयर करेंगे y स्क्वायर बराबर 4x से, तो उसकी वैल्यू दोस्तों आपकी 1 है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बहुत आसान से दोस्तों ये प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको सिंपली इनके बीच का एंगल निकालना है। क्लियरली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। आप इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, ये दूसरे वाले का स्लोप देखेंगे तो हो जाएगा माइनस में √3/2। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आएगा, तो ये परपेंडिकुलर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मॉडर्न अलजेब्रा से है। ये कह रहा है लीस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन अबिलियन ग्रुप इज। नॉन अबिलियन ग्रुप का लीस्ट ऑर्डर दोस्तों क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा 6 इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों 1 से लेकर 5 तक के ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा अबिलियन होते हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एक अबिलियन ग्रुप है तो वो हमेशा प्राइम ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पर से अगर आप देखें तो जैसे 2, 3, 5 ये तीनों की तीनों क्या है, प्राइम है, तो ये हमेशा क्या होता है, अबिलियन होता है। इसके अलावा 1 ऑर्डर का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट वाला ग्रुप, ये तो हमेशा अबिलियन ही होता है, सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, एक 4 वाले को दोस्तों हमें प्रूफ करना होता है, तो ये भी आपका अबिलियन होता है। बाकी 6 वाला ऑर्डर का जो ग्रुप है, यहाँ से आपके नॉन अबिलियन ग्रुप्स की स्टार्टिंग होती है, यानी कि जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, या हो सकता है कि कर भी ले, लेकिन यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। आप श्योरली नहीं कह सकते इट इज अबिलियन और नॉन अबिलियन। तो यहाँ से लीस्ट ऑर्डर होता है नॉन अबिलियन ग्रुप का, वो 6 होता है। 1 से लेकर 5 तक हमेशा ग्रुप हमेशा अबिलियन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 100 है, देन नंबर ऑफ ऑल जनरेटर्स ऑफ जी। देखिए इसको हमने कई बार दोस्तों आपको करवाया था कि अगर आपको मान लेते हैं कि किसी ग्रुप के जनरेटर निकालने हैं तो उसके ऑर्डर के जो कोप्राइम्स हैं, यानी कि आपको नंबर निकालने पड़ेंगे जो कि कोप्राइम होंगे टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, एंड इट शुड बी लेस देन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ओके, अब इसको दोस्तों यहाँ पर 100 है तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इससे बढ़िया आप इसमें टोशन फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे मान लेते हैं m है, तो m को दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसको प्राइम की पावर में लिखेंगे, यानी कि जितने प्राइम हो सकते हैं। देन इसके बाद दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन P2 इस फॉर्मूला से दोस्तों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से सबसे पहले आप 100 है तो 100 को क्या लिखेंगे, 25 चक्को 100, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस 100 इंटू 1 माइनस पहला प्राइम हो गया 5, दूसरा प्राइम हो गया 2, यानी कि 100 इंटू 4/5 गुणा 1/2, तो ये कट जाएगा, तो 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सो द नंबर ऑफ जनरेटर्स आर 40।
इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। ओके, अब ध्यान रखना दोस्तों कि कोई भी जो रिंग्स है वो इंटीग्रल डोमेन कब हो सकती है, व्हेन इट नॉट कंटेन एनी जीरो डिविजर। ध्यान रखना कि जीरो डिविजर क्या होता है दोस्तों, कि अगर ए और बी नॉन जीरो है लेकिन स्टिल उनका जो प्रोडक्ट है वो अगर जीरो आता है, ध्यान रखना कि ए एंड बी आर नॉट जीरो, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों जीरो के बराबर नहीं है, बट स्टिल अगर उनका प्रोडक्ट जीरो आता है। अब ये किसके केस में पॉसिबल है, नंबर के केस में तो पॉसिबल है नहीं, कोई ऐसा आपका रियल नंबर तो एग्जिस्ट करता नहीं है, कोई इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिन जो नॉन जीरो उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए, तो मैट्रिक्स का केस है या फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडलों का केस है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की दोस्तों जब मैं बात करता हूँ तो उसमें अगर जेड पी है तो P का मतलब क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों क्या बन पाएगा, वो इंटीग्रल डोमेन बन पाएगा या फील्ड बन पाएगा, क्योंकि इट विल नॉट कंटेन एनी जीरो डिविजर। अगर ये P कंपोजिट हो गया, यानी कि 6 हो गया, 120 हो गया, 356 हो गया, 200 हो गया, तो इट विल नॉट बी इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। सो ए ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर पी को क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, बहुत आसान सा प्रश्न था। तो रिंग्स इंटीग्रल डोमेन के लिए इसको क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर पी को प्राइम होना चाहिए। इसके नेक्स्ट देखेंगे, द सेट इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 देन द आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ए डॉट ई बराबर ए होता है फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ जी। सभी के लिए दोस्तों ये फॉलो होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर से देखें दोस्तों, अगर आप 6 को देखते हैं तो जैसे 6 है दोस्तों, अगर आप 6 दूनी 12 करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ऐसी 4 छिके होता है 24, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे 4 बच जाएगा, रिमाइंडर देखना है। 6 गुणा 6 करेंगे, 6 छिका 36, रिमाइंडर बच जाएगा 6। ऐसे ही 8 छिके होता है 48, रिमाइंडर दोस्तों आपका बच जाएगा 8। देख सकते हैं कि दोस्तों जो 6 है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, हेंस 6 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, फॉर एन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी का बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर यूनियन बी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसको आप दोस्तों यहाँ पर वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपका है ए, ये है बी, ये टोटल आपका ए यूनियन बी है। ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है ए बार इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, तो ये है आपका ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है इन तीनों का जब आप यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी मिल जाएगा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी कह रहा है कि इसमें और इसमें, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन आता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इट्स अ एम्प्टी सेट। ओके, सो क्लियर है कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, तो ओनली 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला स्टेटमेंट है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ग्रुप बनने के लिए दोस्तों आपका एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी शुड बी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, बट इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज़ नॉट राइट, यानी कि ए माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। क्लियर है कि दोस्तों ये आपका रूल फॉलो नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, तो ये आपका कभी भी ग्रुप नहीं हो सकता है। बट ये दोस्तों आपका ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे आप एसोसिएटिव लॉ की बात करें, चाहे आइडेंटिटी एलिमेंट, ये है इसमें 1, और इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट का। तो इस केस में दोस्तों ये आपका करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला दोस्तों फॉल्स है, ठीक है। सो ओनली बी इज अ राइट आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जी आपका ग्रुप है कि ऑर्डर ऑफ जी आपका 9 है, तो आपको स्टेटमेंट देखना है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है, एक इट हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, जी हैज़ एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप। तो सबसे पहले देखिए, अगर जी बराबर है 9 तो आप इसको दोस्तों प्राइम की पावर में लिख सकते हैं। प्राइम की पावर में दोस्तों लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये जी क्या होगा, अबेलियन होगा। बट अबेलियन होने से वो साइक्लिक नहीं हो जाता, तो गलत है। हाँ साइक्लिक होता
तो मैं कहता कि अबिलियन होगा, लेकिन अबिलियन ग्रुप जरूरी नहीं है कि साइक्लिक हो, लेकिन हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, तो ये तो इनकरेक्ट है। बिकॉज जी को हम दोस्तों यहाँ पर पी की पावर 2 के फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इट हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 बिकॉज इट इज अबिलियन, और एक अबिलियन ग्रुप होता है तो उसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है, ये तो करेक्ट है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद इसका 1 सब ग्रुप गलत है, इसके 3 सब ग्रुप होंगे दोस्तों, तो एक तो जी के, 2 तो आपके ट्राइबल सब ग्रुप हो गए, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला हो गया, एक को जी हो गया, इसके अलावा एक ऑर्डर 3 का भी होगा, तो 1 सब ग्रुप वाला बिल्कुल गलत है। ओनली 2 स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। इसका नेक्स्ट देखेंगे, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होता है? अबिलियन होता है, और अबिलियन का एवरी सब ग्रुप नॉर्मल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 है, देन द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी इज 8। बेसिकली आपको क्या करना है, जो 30 है उसके फैक्टर निकालने बाय द लैग्रेंजेस थ्योरम, क्योंकि सब ग्रुप हमेशा क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 है, तो इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेंगे, तो आपको उसके डिवीजन निकालने। तो जैसे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसके अलावा 10 होगा, फिर 15 होगा, एंड देन 30 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बिल्कुल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे, 8 होंगे। इसका एक तरीका और है कि आप इसको क्या कर लीजिए, प्राइम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं इसको P1 की पावर Q1, P2 की पावर Q2, P3 की पावर Q3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर आपको किसी नंबर को अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, वो ये होते हैं Q1 प्लस 1 इंटू Q2 प्लस 1 इंटू Q3 प्लस 1। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 6 यानी कि 3 गुणा 2, इन सभी की पावर 1 है, तो इसको सेलेक्ट करने के वे 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, ओके। तो यहाँ पर यानी कि टोटल 8 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से दोस्तों हम निकालते हैं। मान लेते 5 की पावर 2 होता तो इस यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको निकालते हैं। सो यहाँ से जो दोनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला देखेंगे दोस्तों, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज। तो देखिए दोस्तों, ये आपका रियल एनालिसिस का वैसे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था, लेकिन बड़ा आसान सा प्रश्न था। कोई भी देखिए, अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर का, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, और लोअर बाउंड में से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसको हम इन्फिमम बोलते हैं, तो वो एग्जिस्ट करेगा, तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको हम दोस्तों कंप्लीटनेस ऑफ रियल नंबर वाली जो थ्योरी है उससे समझ सकते हैं। सो ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, जी एक अबिलियन ग्रुप है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी ओवर एच आपका क्वोशिएंट ग्रुप होगा। ध्यान रखना दोस्तों कि जी ओवर एच क्वोशिएंट ग्रुप होने के लिए एच को नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। अब लेकिन यहाँ पर जी क्या है, अबिलियन ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप है तो इसका हर सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एच क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सो जी ओवर एच इज अ क्वोशिएंट ग्रुप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रखा है, तो इट इज राइट। इसके बाद ऑर्डर ऑफ जी बराबर 25 है, तो हम इसको प्राइम की पावर में लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या है, अबिलियन ग्रुप है। इट इज ऑल्सो करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके दोस्तों अगेन, विच रिंग इज ऑल्सो फील्ड, मैंने आपको पहले बताया कि Z को क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, P होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं, ये प्राइम नहीं, ये आपका दोस्तों प्राइम, तो Z2 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत अच्छे लेवल का दोस्तों प्रश्न था। जी एक सिंपल ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 660, देन द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 11 इज। बहुत अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो दोस्तों जान लीजिए सिंपल ग्रुप क्या होता है। सिंपल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है, यानी कि इसके जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे वो इम्प्रॉपर होंगे, यानी कि ट्रिवियल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी जिनका ऑर्डर 11 हो, तो इसको हम साइलो थ्योरम की दोस्तों मदद से करेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या इसमें साइलो 11 सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए दोस्तों हम पहला थ्योरम निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं 660 के दोस्तों फैक्टर करूंगा, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 छिके 66। इसके अलावा यहाँ से 2 से डिवाइड करिए, 30 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 15 हो जाएगा,
फिर 3 पंजे 15 एंड देन यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, यानी कि दोस्तों हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो प्राइम है यानी कि 11 है, 11 की पावर 1 से ये 660 दोस्तों डिवाइड होता है। और अब 11 की पावर अगर मैं 2 करूंगा तो इससे डिवाइड ये नहीं होगा। इसका मतलब है कि इट हैज़ 11 साइलो सब ग्रुप। पहली बात तो ये हो गई। अब ऐसे कितने ग्रुप होंगे, इसके लिए दोस्तों ये कंडीशन है, मान लेते हैं कि ऐसे n सब ग्रुप हैं, ऐसे n सब ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर 11 है। तो इसके लिए दो कंडीशन रहेंगी। सबसे पहले तो इस n को दोस्तों ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, n शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11। ओके, यानी कि हमें ऐसे n निकालने हैं जिनसे 1 सब्ट्रैक्ट करे और 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए कि जब इन 660 को हम दोस्तों क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे यानी कि 60 आएगा, तो हमें वो देखने हैं कि 60 के n की वो वैल्यू जो कि 60 के संग क्या है, जो 60 का क्या है फैक्टर है। ठीक है, यानी कि 60 के हमारे फैक्टर यानी कि n को क्या होना चाहिए 60 का भी फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया ऐसी वैल्यू कौन कौन हो सकती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर n की जगह पे 1 रखूंगा तो 1 में से 1 गया दोस्तों क्या हो जाएगा 0, जो कि 11 से डिवाइड होगा। अगला क्या हो सकता है दोस्तों 12। सीधे क्या करें भाई 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते चले जाए, 11 के फैक्टर मल्टीपल उसमें 1 ऐड कर दें। इसके बाद 11 दूनी होता है 22 यानी कि 23 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। फिर 11 तियां 33 यानी कि 34 हो जाएगा, क्योंकि 34 में से 1 गया 33, वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। 23 में से 1 गया यानी कि 22, 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से चलेगा। तो एक तो n की पॉसिबल वैल्यूज ये हैं, और यहाँ से n की वैल्यूज क्या है, आपको 60 के क्या करना है दोस्तों फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स होता है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, इसके अलावा 6 है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका 10 है, 12 है, 15 है। ठीक है, और देखा जाए तो वैसे हमें आगे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पर से आपका 20 है, इसके अलावा 30 है और 60 है। इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं 60 मतलब। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो n को इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो 1 आ रहा है, एक दोस्तों आपका क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से n की वैल्यू या तो 1 होगी यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, तो 12 होगी। अब साफ साफ है कि दोस्तों n की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो इट विल बिकम अ, ऑब्वियसली बात है, एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, जो कि आपका एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू को क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, यानी कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप जिनका ऑर्डर 11 होगा वो 12 होंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न को करना था, बहुत अच्छे लेवल का ये प्रश्न था। इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे पढ़ना है। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, इट इज करेक्ट, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप अबेलियन है तो उसका सब ग्रुप नॉर्मल होगा। सेंटर ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल, बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट होता है अबेलियन पार्ट होता है तो वो है। H सब ग्रुप है ग्रुप G का, और N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन H इंटरसेक्शन N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, इट इज ऑल्सो करेक्ट। If every subgroup of group G is normal, then G is a cyclic group. It is not right. क्योंकि देखिए ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनका हर सब ग्रुप नॉर्मल हो बट वो अबेलियन नहीं होते। ठीक है, बट वो अबेलियन नहीं होते हैं, वे अबेलियन नहीं होंगे तो वो ऑब्वियसली बात है वो साइक्लिक भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप तो हमेशा अबेलियन होता है, तो इट इज अ साइक्लिक ग्रुप, नॉट करेक्ट। ऐसे ग्रुप्स को हम हेमिल्टोनियन ग्रुप बोलते हैं। कई ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि नॉन अबेलियन होते हैं लेकिन उनका हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है, सो उनको हम हेमिल्टोनियन ग्रुप बोलते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है इनकरेक्ट है। इसके दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दोस्तों निकालने थे, Z/150 Z to Z/90 Z। कितने होमोमॉर्फिज्म दोस्तों यहाँ पर से हो सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना था 150 और 90 का GCD निकालना था, SCF दोस्तों आपको निकालना था। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो देयर विल बी 30 नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस टू दिस। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके डोमेन वाले क्वेश्चन निकालने वाले थे, रेंज एंड डोमेन वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो या सब्ट्रैक्शन हो, यही थ्योरी आपकी चलती है। ठीक है, थोड़ा सा डिवाइड में हमें D2 में से वो चीज़ें हटानी होती है जो कि 0 कर दें उसको। ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले आप पहले वाले का डोमेन देखें, तो क्योंकि अंडर रूट में है तो 4 - x शुड बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए। वहीं 7 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -7 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों को कंबाइन करेंगे तो -7 से लेके 4 इसका आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपके पास fx दिया हुआ है, फिर gy दिया हुआ है, देन आपको वैल्यू ऑफ g4 निकालनी है। तो यहाँ पर से g4 निकाल लीजिए, y की जगह पे 4 रख दीजिए, तो दोस्तों 16 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा f4। f4 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4 यानी कि 256 प्लस log 4 बेस 4 यानी कि 1, तो ये हो गया आपका 257। यहाँ पर रख दीजिए, तो जगह 16 प्लस 257, 7 6 13, 5 और 1 6 और 1 7 यानी कि 273 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको स्टेटमेंट देखना है और आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है दोस्तों, ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी है। बहुत फेमस दोस्तों एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कई बार पूछा जाता है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए होता है, तो ये तो गलत है। इसी तरह से क्या ये सिमेट्रिक है, ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ना ही ये ट्रांजिटिव, तीनों में से कोई भी नहीं होता, तो नन ऑफ दिस इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आपके पास मैपिंग है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। जब x की वैल्यू ऑड है तो x प्लस 1 है, जब ये x इवन है तो x माइनस 1 है। देखना है कि दोस्तों जब मैपिंग है 1 1 एंड ऑन टू है, देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो क्लियरली दोस्तों अगर आप 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 2 ऑड के केस में, इवन के केस में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 3 होगा, 5 है तो 6 होगा, 6 होगा तो 5 होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, यानी कि 1 to 1 है, और इसके अलावा यहाँ का जो हर एलिमेंट है उसकी अपनी प्री इमेज है, तो ये 1 1 एंड ऑन टू है, तो बाइजेक्शन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, एक सेट है जिसको डिफाइन कर रखा है इस रिलेशन से, आपको बताना है कि इस रिलेशन में क्या खूबी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है। इसको चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रखो। देखिए आपने क्या करना है, ये रिलेशन को रख देना है, x की वैल्यू रखते चले जाओ, x कैन टेक ऑल दीज वैल्यूज एंड उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू लेंगे। देखिए x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 4 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। नाउ अब दोस्तों इसके आगे नहीं हो सकता, क्योंकि 5 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो साफ साफ है कि ये आपका दोस्तों रिलेशन है। इस रिलेशन में दोस्तों एवरी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 4 है, तो 4 1 नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी की बात करें तो 1 4 है, 4 7 है, लेकिन 1 7 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है इसका। सो डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आप दोस्तों इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, एंड देन दोस्तों इसका ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन और दूसरा एलिमेंट आपका रेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख दीजिए y बराबर 9 - 2x। अगेन दोस्तों आप क्या करेंगे, नेचुरल नंबर रखते चले जाओ, जैसे 1 रखेंगे तो 9 में से 2 हो गया आपका 7, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 2 रखेंगे, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर से 9 में से 4 गया 5। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 3 रखेंगे तो 3 में से ये 3 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 4 रखेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा रिलेशन। इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो गया, डोमेन, एंड 1 3 5 7 इट्स अ रेंज। तो ये हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से दोस्तों प्रश्न आए थे। इसके बाद दोस्तों ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर दोस्तों आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दोस्तों डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हमें दोस्तों डोमेन ऑफ एफ ओ जी दोस्तों निकालना है। एफ ओ जी ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है, यानी कि यहाँ पर आपको पहले जी के डोमेन के एलिमेंट है, उसके बाद जो उसकी रेंज आएगी वो एफ के डोमेन में लाई करने चाहिए, या उसका बेसिकली सेट सबसेट होना चाहिए, तभी जाके एफ ओ जी ऑफ एक्स का आपको डोमेन मिल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले जी के डोमेन के एलिमेंट, देखिए यहाँ पर से हम देखें तो 1 रखने पे ऑब्वियसली बात है क्या आता है, 0 आता है, और यहाँ पर 0 पे यानी कि जो 1 की रेंज है 0, उस 0 पे f की दोस्तों क्या है, इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वही 2 की बात करें तो 2 पे 2 है, फिर उसके बाद 2 पे यहाँ पर 0 है, तो यानी कि 2 पर भी है। 3 की बात करें तो 3 पे -1 है, लेकिन -1 पे f डिफाइंड नहीं, यानी कि f ऑफ -1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि 3 पर तो डिफाइंड नहीं है। 4 की बात करें तो उस पर भी डिफाइंड है, यहाँ पर 4 पे 4 है, फिर 4 पे 2 है, फिर 5 पे 3 है,
और फिर यहाँ पर 3 पे -4 है यानी कि 5 भी है। तो 1 2 4 5 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो हैंस नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताना है द इंटीजर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। आपको बताना है कि कौन सा इंटीग्रल सॉल्यूशन सेट है। तो हम जानते हैं कि जब mod ऑफ x इज लेस देन a होता है तो x की वैल्यू -a से लेकर a होती है। तो इसका मतलब ये है कि 2x - 3 की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके 1। इसके बाद आप इसमें 3 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 से लेके दोस्तों 4, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके 2। 1 से लेके 2 के बीच में क्या कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है? तो नहीं करता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा दोस्तों क्वेश्चन था। इसमें अगर आप देखें ए और बी आपके दो नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं जहां पर ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन बी है। इसका मतलब है कि a माइनस बी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, साफ साफ है दोस्तों। यहाँ पर से a और b आपका क्या है? a माइनस बी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह से b अपॉन a करेंगे तो वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जैसे a की पावर a है, b की पावर b है, शुड बी ग्रेटर देन a की पावर b की पावर a। तो क्या ये करेक्ट है दोस्तों? इसको देखने के लिए मैं काम करता हूँ। a की पावर b की पावर b है, a की पावर b और b की पावर b से मैं डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए मुझे मिलेगा यहाँ पर से b की पावर b से b की पावर b कैंसिल हो गया, a की पावर ये a माइनस बी आ गया, ग्रेटर देन यहाँ से आप देखेंगे तो a की पावर b ये हो गया b की पावर में a माइनस बी। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी है और अगर मैं a माइनस बी यानी कि किसी पॉजिटिव एक्सपोनेंट को ले आऊँ तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी वैल्यू भी क्या होगी? इससे बड़ी होगी। यानी कि a की पावर a इज ग्रेटर देन b, तो a की पावर m इज ऑल्सो ग्रेटर देन b की पावर m, जहाँ पर m क्या है? a माइनस बी है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला तो करेक्ट रहता है। लेकिन यहाँ की दोस्तों बात करें कि log b अपॉन इज ग्रेटर देन 1 प्लस बी अपॉन ए, इट्स नॉट राइट, क्योंकि जो b अपॉन ए है इट इज लेस देन, ये लेस देन होगा दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए, तो उल्टा होना चाहिए था। तो यहाँ पर से ये उल्टा हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखा जाए तो इट शुड बी, यहाँ पर जब लॉग लेंगे तो log 1 प्लस बी ये होना चाहिए था। तो ये वाला आपका करेक्ट नहीं होगा। वहीं दोस्तों इसकी मैं बात करूँ तो ये तो दोस्तों आपका क्या है कि 1 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से दोस्तों हम इसको समझे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, यानी कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, तो अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो e की पावर a क्या होगा? e की पावर b से बड़ा होगा, यानी कि ये e की पावर a मान लो, e की पावर b मान लो, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। तो पहला और थर्ड इसका करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो पहला और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, f फंक्शन है फ्रॉम a टू b, g फंक्शन है फ्रॉम b टू c। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा? g o f एग्जिस्ट करेगा जो कि फ्रॉम a टू c होगा। बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बाइजेक्शन है? बिल्कुल बाइजेक्शन है, क्योंकि दोनों के दोनों बाइजेक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्शन होगा। इसके अलावा जी एफ का इन्वर्स क्या होता है? f इन्वर्स o जी इन्वर्स होता है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों आपके करेक्ट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी अगर अब दो फाइनाइट सेट हैं, f इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो f इंजेक्टिव यानी कि 1 1 है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए में अगर मान लेते हैं बी से ज़्यादा एलिमेंट आ गए, मान लेते हैं यहाँ 4 एलिमेंट हैं और मान लेते हैं यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो ये तो इससे कनेक्ट होगा, मान लेते हैं ये कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन 4 का क्या होगा? तो 4 को मुझे ए बी सी में से किसी के संग कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं सकता, वरना वो फंक्शन की डेफिनेशन के विपरीत है। तो यहाँ पर जो 4 है उसकी इमेज भी ए है, 1 की इमेज भी ए है, तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है, तो ये 1 1 नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एलिमेंट और होना चाहिए कम से कम, या उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ऐसे ही ऑन टू के लिए ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन के लिए यानी कि बाइजेक्शन के लिए दोनों को बराबर होना चाहिए। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक एसरेशन दिया हुआ है, फिर रीजन दिया हुआ है। देखिए फंक्शन है इट कैन नॉट अटेन वैल्यू ए अपॉन सी, यानी कि दोस्तों आपको इसकी रेंज निकालनी थी फिलहाल। तो यहाँ पर से रेंज निकालने के लिए आपको x निकालना पड़ेगा, तो वाई सी एक्स प्लस वाई डी, आप इसको धर ले आइए, बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा वाई सी माइनस ए
इंटू एक्स बराबर हो जाएगा बी माइनस वाई डी, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा बी माइनस वाई डी बट्टे वाई सी माइनस ए। क्लियर है कि ये नीचे जीरो नहीं हो सकता, यानी कि वाई सी माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि y कैन नॉट टेक वैल्यू a अपॉन सी, तो दिस कैन नॉट अटेन वैल्यू a अपॉन सी, इट्स राइट। ना यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि डोमेन डज नॉट कंटेन a अपॉन सी, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो अगेन y कैन नॉट बी a अपॉन सी, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि बोथ a एंड आर ट्रू एंड इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, सो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर एक इनइक्वालिटीज है, दूसरी इनइक्वालिटीज है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और फिजिबल रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज द इंटरसेक्शन ऑफ द हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय द ईच इनइक्वालिटी। दोस्तों ये तो करेक्ट है। अब पहले वाले को दोस्तों देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 करते हैं, तो इसका मतलब है कि 0,5 एंड 5,0, x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। अब अगर देखें 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, तो उसको बराबर 10 मान लेते हैं। अगर x 0 रखूंगा तो y 10 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर y को 0 रखूँ तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करिए। देखिए जब इसको मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ कहीं पर दोस्तों मान लेते हैं 5,0 एंड 0,5 होगा। ठीक है, तो अब अगर इसको देखें तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू है, तो इक्वल में ये वाला रीजन है, तो इसकी कौन सा वाला रीजन होगा दोस्तों, यहाँ पर से नीचे वाला रीजन होगा, ये नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला ये रीजन है। ठीक है, वहीं दूसरी बात करें 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 की, तो 5,0 है, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा, कहीं पर 0,10 होगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे रहेगा रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके कौन सा रीजन है, ये वाले के ये वाला रीजन है, यानी कि इसका ये रीजन है, ये रीजन है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला, तो ये दोस्तों इसका कॉमन रीजन आता है, ये इसका क्या आता है, कॉमन रीजन आता है। दिस इज द कॉमन रीजन, यानी कि इसका सॉल्यूशन रीजन निकल के आ रहा है। तो ये कह रहा है इट हैज नॉट सॉल्यूशन, नो इट इज नॉट राइट, एसरेशन ए इज फॉल्स बट आर ट्रू है, क्योंकि आर में तो मैंने वही किया कि भैया फिजिबल रीजन, ये आपका एक तरह से इनइक्वालिटी, इसको दो प्लेन में कन्वर्ट करिए, एक हाफ प्लेन अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा हाफ प्लेन का, वही आपका क्या होता है, फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन रीजन होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, जैसे 7 - 2 रख के देख लो, तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा। देखिए 7 - 2 करते हैं, तो 7 में से 2 गया, यानी कि 5, या 7 - 3 कर लो, चलो ठीक है, 7 - 3 में आपका क्या हो जाएगा, 5 या 5 से लेस, तो ये 8 कर लो। ठीक है, तो 8 - 2 है, या 7 - 2 है, 7 - 3, हाँ चलो 7 - 3 ही कर लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 7 - 3 अगर आप करते हैं तो यहाँ पर से 7 - 3 करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 5 होगा, यानी कि 4 की वैल्यू क्या है, 5 से लेस है। इसके अलावा यहाँ पर 7,3 रखें तो 14, यहाँ पर -3 है, तो 14 में से 11, यानी कि 11 ग्रेटर देन 10, तो दोनों को क्या कर रहा है दोस्तों, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। तो इस तरह से देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास स्टेटमेंट है ए बी सी आपके रियल नंबर है, ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी है, सी लेकिन पॉजिटिव है, तो ए सी इज लेस देन इक्वल टू बी सी, बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी इनइक्वालिटी को अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके साइन पे कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो ये आपका करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे ये, तो अभी जैसे हमने पढ़ा 2x प्लस 3 क्या होगा दोस्तों, -7 से लेके 7 के बीच में होगा। यहाँ पर से हम 3 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा 4, इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -5 से लेके 2, तो -5 से लेके 2, ये भी दोस्तों आपका करेक्ट है, तो दोनों के दोनों आपके करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज राइट। इसका नेक्स्ट देखेंगे। आपके पास अगेन ये लीनियर इक्वालिटी का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कितने नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले देखें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/4, और यहाँ पर से देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1/2। तो अब देखा जाए तो -3/4 से लेकर 1/2 ये हमारा x का सॉल्यूशन रीजन है। अब इसमें कितने नेचुरल नंबर आते हैं, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपका 1 से स्टार्ट होता है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट। इसके दोस्तों ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छे दोस्तों लेवल का आया था। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना है इस इनइक्वालिटी का। इस इनइक्वालिटी में दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके दोस्तों कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि सबसे पहले जिसमें x प्लस
1 बराबर 0 यानी कि x बराबर -1, जहाँ पर ये अपना मॉडुलस साइन चेंज करेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, -3 रहेगा। तो पहले दोस्तों मैं देखता हूँ कि जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन -1 है, यानी कि -1 से लेस है, तो उस केस में दोस्तों क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो उसको लिख लेते हैं -1 प्लस एक्स। ये भी दोस्तों आपका नेगेटिव रहेगा, तो उसके लिख देंगे 3 माइनस एक्स। ओके, सो इट इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। तो x कटा तो -4 क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, तो विच इज करेक्ट। यानी कि x की वैल्यू जब -1 से लेस है तो ये आपकी ट्रू है इनक्वालिटी। तो सबसे पहला तो हमारा रीजन ये आ गया, ठीक है। दूसरी बात करें कि जब x की वैल्यू क्या है, -1 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, पहला वाला तो आपका आ जाएगा x+1, लेकिन दूसरा वाला आ जाएगा दोस्तों आपका 3 माइनस एक्स। ओके, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पर आप रखेंगे तो -1 से लेके 3 में ये वाला आपका नेगेटिव रहेगा, ये वाला आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा x+1 -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि ये हो जाता है आपका 2x लेस देन, यहाँ पर से आप देखेंगे तो 3 2 5 और 1 4, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 2 इस केस में, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या है दोस्तों, -1 से लेके 3 है, तो यहाँ पर 3 से लेस होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो x का जो रीजन है वो होना चाहिए -1 से लेके 2, -1 से लेके 2 तक। तो -1 से लेके जो 2 है वहां पर दोस्तों ये क्या होगी, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए और यहाँ पर -1 से लेके 3 होना चाहिए। इसके अलावा इस पे तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। तो अभी तक दोनों से देखा जाए तो x लेस देन इक्वल टू 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा रीजन देखेंगे, तीसरा केस क्या हो सकता है, जब x की वैल्यू 3 या फिर 3 से बड़ी है, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, x+1 होगा। ऐसी इस केस में क्या होगा, x-3, ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, मॉड खोलेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा भैया x+1 माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन 2। x कटा दोस्तों 4 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज रिजेक्टेड। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका और इसका यूनियन, जो मैंने आपको पहले बताया वो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नंबर लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, दिस इज -1, दिस इज 2, ठीक है। तो एक रीज़न है यहाँ पर 1 से पूरा लेस, और ये एक रीज़न ये है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर x एंड y इफ x प्लस वाई बराबर 6 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम AM GM इनक्वालिटी से इसको कर सकते हैं, डायरेक्टली दोस्तों हो जाएगा। अदरवाइज फिर थोड़ा लंबा क्यों करना है, जैसे मान लेते 2 नंबर है तो उनका जो अर्थमेटिक मीन है उन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या उसके इक्वल होता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 है, ओके, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1/2, यानी कि एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि 9 दोस्तों क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बी ऑप्शन इसका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको अगेन इस इक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करें, इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3x माइनस 4 ग्रेटर देन x प्लस 1 माइनस 4, यानी कि 6x माइनस में 8 ग्रेटर देन x माइनस 3। यहाँ पर से हो जाएगा 5x इज ग्रेटर देन 8 में से 3 गया 5, यानी कि x की वैल्यू हो गई 1 या फिर 1 से ज़्यादा, तो बी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर दोस्तों आप आपत्ति दर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रोले थ्योरम है ये बताना है कि किस किस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रोलेस थ्योरम में इसमें इस फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए ना क्लोज इंटरवल। तो आप देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू π/2 होगी तो वहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरह से x बराबर 0 की बात करें तो वहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर FB बराबर FA नहीं है, यानी कि F2 और F3 बराबर नहीं है। F2 की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 9, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो तीनों पे रोलेस थ्योरम दोस्तों आपका सेटिस्फाई नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। सो इस तरह से देखा जाए तो इसमें तीनों होना चाहिए, तो लेकिन इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, अगेन आपके पास दोस्तों एक फंक्शन है
और आपको कह रखा है कि ये कंटिन्यूस है, तो वी नो दैट कंटिन्यूटी का केस क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स शुड बी f0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, f0 की वैल्यू दोस्तों आपको k दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आप दोस्तों इसको निकाल लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन x, अब क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो k की वैल्यू 6 के लिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूट एट x इक्वल टू 0, दिस इज द ओनली ऑप्शन करेक्ट। k बराबर 0 पे तो नहीं हो सकता है, फॉर ऑल वैल्यू का नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है दैट इज 6, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। इसी तरह से अब देखिए दोस्तों, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज 2/3, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 1। ओके, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। ऐसे दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे भाई, y बराबर है एक्स की पावर y। देखिए y बराबर एक्स की पावर y, काम कर सकते हैं, बोथ साइड log ले लीजिए, तो log y बराबर हो जाएगा y log x। ओके, अब दोस्तों आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy/dx प्लस दिस इज y/x प्लस log x इंटू dy/dx। अब dy/dx को एक साथ ले आइए, यहाँ पर हो जाएगा 1/y माइनस में log x बराबर हो गया y/x, इसको इधर ले आइए डिवाइड में, तो हो जाएगा y/x, जगह भैया y/x डिवाइड में 1/y माइनस में log x, सो दिस विल बिकम y स्क्वायर बट्टे x इंटू 1 माइनस y log x। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो दोस्तों फिलहाल हम आज के लिए इतना ही करवाएंगे, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आगे के प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।